तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड के कारण, थिन रॉड के कारण हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने कंपोनेंट वाइज निकाला था। एक एक्स के लॉन्ग निकाला था जिसको हम लोग नॉर्मल कंपोनेंट बोलेंगे क्योंकि ये वाला डायरेक्शन रॉड के परपेंडिकुलर है। तो इस डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आया था के लैम्डा बाय एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और एक वाई के लॉन्ग निकाला था यानी पैरेलल टू द रॉड डायरेक्शन में। तो पैरेलल टू द रॉड डायरेक्शन में आया था के लैम्डा बाय एक्स कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यहाँ पे ध्यान देना है हमें कि थीटा 1 और थीटा 2 जो है रॉड के अपर और लोअर एंड का एंगुलर लोकेशन है। किस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में? जिस पॉइंट पर आप फील्ड निकाल रहे हो उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ऑन द रॉड, उसको रेफरेंस मानते हुए आप थीटा 1 और थीटा 2 निकाले। ठीक है, ओके। अब थीटा 1 को कैसे मेजर करना है? थीटा 1 को क्लॉकवाइज मेजर करना है और थीटा 2 को एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करना है। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग इस लेक्चर में। ये लेक्चर नंबर 10। तो यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ लाइन चार्ज का जो फॉर्मूला था पिछले केस में, जो लाइन चार्ज के लिए फॉर्मूला निकाले थे, उसका एप्लीकेशन देखना चाहते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फॉर अ लाइन चार्ज। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला एप्लीकेशन, इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लाइन चार्ज। ठीक है, इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लाइन चार्ज की बात करेंगे। तो आपका जो रॉड है, थिन रॉड जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसको लाइन चार्ज ही बोल रहा हूँ मैं, वो फाइनाइट लेंथ का नहीं है, इन्फिनाइट लेंथ का है। ठीक है, तो आप इमेजिन करो अगर इन्फिनाइट लेंथ का है तो क्या होने वाला है। तो ये रॉड है मान लो, और इस पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है ना। ऑफ कोर्स आपको पहले रॉड का अपर एंड को इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते ये एंगल 30 डिग्री है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रॉड का अपर एंड तो इन्फिनिटी पे है। तो अगर रॉड का अपर एंड यहाँ पे होता तब ये एंगल 30 से बड़ा आता। वैसे और ऊपर जो होगा तो और बड़ा आएगा, और ऊपर होगा तो और बड़ा आएगा, लेकिन मैक्सिमम ये एंगल बढ़ के इंक्रीज़ होकर कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो अगर आप इमेजिन करो ये एंगल बढ़ते मैक्सिमम 90 तक ही जा सकता है। 90 ज़्यादा होना मतलब रॉड का अपर एंड उस तरफ हो गया, उस तरफ से नहीं हो सकता ना, इसी की स्ट्रेट रॉड है ना, तो यहीं कहीं होगा। और जितना ज़्यादा ये दूर जाते जाएंगे थीटा की वैल्यू बढ़ते जाएगी। ठीक है ना, तो उसको हम लोग ड्रॉ ऐसे करते हैं, ये इन्फिनिटी तक है और रॉड का ये एंड भी इन्फिनिटी तक है, तो पॉइंट भी यहाँ पे है। तो हम लोग रॉड का अपर एंड को जब इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा सिचुएशन, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, वैसे रॉड का लोअर एंड को इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, लोअर एंड याद रखना यहाँ पे नहीं, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो फिर से एंगल कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो थीटा 1 अगर मेजर करोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, और थीटा 2 को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा 1 90 डिग्री, थीटा 2 भी 90 डिग्री। याद रखना थीटा 1 को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, थीटा 2 को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं लास्ट टाइम। तो इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज है ना, इस पॉइंट पे निकालना है मान लो। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, एक्स डिस्टेंस दूर है रॉड से। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल टू द रॉड कॉम्पोनेंट कितना आता था, के लैम्डा बाय एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो साइन थीटा 1 यानी साइन 90 प्लस साइन थीटा 2, तो ये 2 के लैम्डा बाय एक्स आया। ठीक है, तो रॉड के नॉर्मल डायरेक्शन में कितना फील्ड आया, इतना फील्ड आया है ना। अब रॉड के पैरेलल डायरेक्शन में कितना फील्ड आएगा, जो कि ई वाई बता रहा था। तो ई वाई की वैल्यू है तो ई एक्स हो गया। ई वाई के लिए क्या फॉर्मूला निकाले थे पिछले लेक्चर में, के लैम्डा बाय कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो कॉस थीटा 1 विच इज़ 90 माइनस कॉस थीटा 2 विच इज़ अगेन 90, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। और ये आप एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, और उसका कारण क्या है एक्सपेक्टेशन का, देखो आपका रॉड तो इन्फिनिटली लार्ज है। ठीक है, तो किसी पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है ना। अब इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट चार्ज लोगे और सिमेट्रिकली नीचे भी एक पॉइंट चार्ज लोगे, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड इस तरफ आएगा, और इसके कारण यहाँ पे फील्ड इस तरफ आएगा। अब ये दोनों का वर्टिकल या पैरेलल टू द रॉड वाला कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तब इसको आप दो पार्ट में तोड़ोगे तो ऐसा और ऐसा आएगा, इसको आप दो पार्ट में तोड़ोगे तो ऐसा और ऐसा आएगा। तो ये दोनों पोर्शन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे,
है ना। तो रॉड के पैरेलल जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कैंसल आउट होने वाला है और रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जो है ऐड होने वाला है, ठीक है ना। तो इसके कारण रॉड के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट सर्वाइव कर रहा है और पैरेलल वाला जीरो आउट हो जा रहा है व्हेन यू इंटीग्रेट ओवर द इंटायर लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। अभी मैं सोचना कि सर रॉड तो ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, नहीं तो ड्राइंग में दिख रहा है ना आपको, रियल में तो इन्फिनाइटली लॉन्ग है, तो मैं तो इन्फिनाइटली लॉन्ग रॉड ड्रॉ नहीं कर सकता ना। तो अगर रॉड का आप अपर एंड में कोई पॉइंट ले लो, लोअर एंड में भी आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, दोनों सच दोनों सिमेट्रिकली लोकेटेड हो और फिर से वही चीज़ होगी, ठीक है। तो यानी इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू द रॉड डायरेक्शन में होगा, पैरेलल टू द रॉड डायरेक्शन में नहीं होगा। यानी अगर आपका इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज अगर ऐसा है, मान लेता हूँ पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है और इस तरफ भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसके कारण यहाँ पे फील्ड निकालोगे आप, किसी पॉइंट पे निकाल लो क्योंकि हर पॉइंट इक्विवेलेंट है ना, जो कि सेम डिस्टेंस दूर है, एक्स डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट ले लो इक्विवेलेंट ही होगा क्योंकि इस तरफ भी इन्फिनिटली लॉन्ग है इस तरफ भी। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो नॉर्मल टू द रॉड आएगा, तो रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ही रहेगा। रॉड के पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, ये वाला जीरो है चाहे इस तरफ पैरेलल इस तरफ, और ये वाला 2k λ/x, ठीक है। ओके, अब दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। दूसरा एप्लीकेशन रहेगा, हम लोग इन्फिनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज के लिए तो कर लिए, ठीक है। अब सेमी इन्फिनाइट वाला केस देख लेते हैं। तो सेमी इन्फिनाइट रॉड मतलब क्या होगा, ऐसा कुछ केस कि आपका जो रॉड है इसका एक एंड तो आप देख सकते हो, ठीक है, दूसरा एंड लेकिन इन्फिनिटी पे है। और सेमी इन्फिनाइट में भी मैं स्पेशल केस ले रहा हूँ कि आप जो एक एंड जो आप देख पा रहे हो ना, एक एंड के जस्ट सामने वाला पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, रॉड जो है इन्फिनिटली लॉन्ग है ना, ऑफकोर्स चार्ज है, मैं चार्ज को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो निकालना चाहते हो, ठीक है। तो इसके लिए वही करेंगे हम लोग, EX और EY वाला पार्ट लिखेंगे, ठीक है। तो EX वाला पार्ट यानी नॉर्मल टू द रॉड वाला पार्ट, तो ये तो होता है k λ/x sin θ1 प्लस sin θ2। अब अगर इस पॉइंट को आप रॉड के अपर एंड से ज्वाइन करोगे तो θ1 हो जाएगा आपका 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि अपर एंड को आप ज्वाइन करोगे तो ये एंगल आएगा, और ये एंगल क्योंकि अपर एंड इन्फिनिटी पे तो एंगल बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा, ठीक है। और लोअर एंड के साथ एंगल हो जाएगा 0, क्योंकि रॉड जिस पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है उस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हो आप, वो परपेंडिकुलर खुद लोअर एंड पे के साथ कोइंसाइड कर रहा है ना, ठीक है ना। तो अगर ये हल्का सा आगे होता तब एंगल बहुत छोटा आता, लेकिन एग्जैक्टली वहीं पे है तो 0 आएगा, ठीक है ना। मतलब जो परपेंडिकुलर है और रॉड का लोअर एंड को इस पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे θ2 क्या हो जाएगा 0। तो ये वाला डायरेक्शन में होता है sin θ1 प्लस sin θ2, तो sin 90 प्लस sin 0 यानी k λ/x, ठीक है। और रॉड के पैरेलल डायरेक्शन में हो जाएगा, तो रॉड के पैरेलल डायरेक्शन में इतना हो जाएगा k λ/x cos θ1 cos 90 माइनस cos θ2 विच इज़ -1, तो माइनस k λ/x है ना। तो इस डायरेक्शन वाला माइनस k λ/x और इस डायरेक्शन वाला इतना, ठीक है ना, x के लॉन्ग इतना, y के लॉन्ग इतना, ठीक है। अब y वाला नेगेटिव मतलब एक्चुअली में नीचे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में k λ/x, इस डायरेक्शन में भी k λ/x, है ना। ओके, तो ये हो गया सेमी इन्फिनाइट रॉड वाला केस, ठीक है। अब मैं एक कोई फाइनाइट रॉड वाला केस दिखाता हूँ। तो दोनों इन्फिनाइट रॉड था, एक इन्फिनिटली लॉन्ग था और एक सेमी इन्फिनाइट, ठीक है। अब एक केस दिखाता हूँ मैं फाइनाइट रॉड वाले का। तो सपोज़ ये वाला केस है, आपका जो अपर एंड है रॉड का उसके साथ एंगल है मान लो 30 डिग्री, ठीक है, और जो लोअर एंड है उसके साथ एंगल मान लो है 60 डिग्री, है ना। रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज है, लाइन चार्ज है ना। अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो वही हम लोग EX और EY रॉड का नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और रॉड के पैरेलल डायरेक्शन में निकाल लेंगे, ठीक है, EX और EY। तो EX की वैल्यू क्या है k λ/x मान लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना है x, ठीक है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है x, है ना, इनटू अब θ1 तो ऊपर वाला एंड वाला एंगल है क्लॉकवाइज सेंस पर, और θ2 नीचे वाला एंड वाला एंटी क्लॉकवाइज, तो sin θ1 प्लस sin θ2, ये हो गया सिंपली EX
और वैसे ई वाई हो जाएगा के लैम्डा बाय एक्स कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, एक्स कॉम्पोनेंट इतना हो जाएगा और वाई कॉम्पोनेंट इतना हो जाएगा। ठीक है, अब जो डिफ़िकल्ट वाला केस है, ये सब तो आसान लग रहा होगा, इससे जो डिफ़िकल्ट है या जो डिफ़िकल्ट माना जाता है इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन में, वो केस होता है अगर दोनों एंड्स ऑफ द रॉड परपेंडिकुलर के सेम साइड में हो। तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में। तो ये फोर्थ पार्ट ले लेते हैं हम। ठीक है, तो मान लो ये आपका रॉड है ना, और ये पॉइंट पी है। ठीक है ना, तो रॉड कहीं और है, पॉइंट पी कहीं और है। और सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला में क्या आता है, एक्स आता है ना फॉर्मूला में। ठीक है ना, तो आपको क्या करना होगा, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना उस पॉइंट से पहले रॉड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ठीक है ना, अब रॉड यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के लिए रॉड को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हम लोग इमेजिन कर रहे रॉड का एक्सटेंशन। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, फिर उस पॉइंट से रॉड का अपर एंड को कनेक्ट करो और लोअर एंड को कनेक्ट करो। तो हम लोग वही करने वाले हैं, इसका अपर एंड को कनेक्ट करो और लोअर एंड को कनेक्ट करो। ठीक है, ओके। एक बार हम लोगों ने अपर एंड को कनेक्ट कर दिया, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किए थे उसको रेफरेंस लेके ये वाला एंगल नापेंगे, इसको क्या बोलेंगे, थीटा 1। ठीक है, थीटा 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना, और वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप था उससे स्टार्ट करेंगे और रॉड के लोअर एंड वाला लाएंगे। ये लोअर एंड है या अपर एंड है, लोअर एंड को पॉइंट से ज्वाइन करने वाला लाइन ये है ना, तो रेफरेंस से स्टार्ट करके यहाँ तक जाना है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो इसको थीटा 1 बोलेंगे, इसको थीटा 2 बोलेंगे। ठीक है ना, अब इससे पहले इतना मेहनत नहीं लग रहा था क्योंकि थीटा 1 इतने में हो जा रहा था, थीटा 2 में बस 60 डिग्री जाना पड़ा था, है ना। परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किए थे आप वहाँ से उल्टा चले, इतने दूर चले तो आ गया था लोअर एंड। यहाँ पे तो आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉप की हो उस लाइन से उल्टा चलना स्टार्ट करेंगे तो लोअर एंड जब तक नहीं आएगा तब तक आप एंटी क्लॉकवाइज चलते रहोगे। वैसे उसी लाइन से अपर एंड जब तक नहीं आता, अपर एंड वाला लाइन, तब तक आप क्लॉकवाइज चलते रहोगे। ठीक है ना, तो थीटा 1 तो जल्दी आ गया, थीटा 2 में थोड़ा मेहनत लगा है। ठीक है, अब खाली बात करने के लिए या इस केस में इलस्ट्रेट करने के लिए कि थीटा 1 थीटा 2 को कैसे लिखना है वैल्यूज़ में, तो मैं क्या करूँगा, कुछ यहाँ पे एंगल ले लेता हूँ। ठीक है, तो मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एंगल जो है, ये एंगल 30 डिग्री है। मान लो आपको बोला गया था ये एंगल 30 है और ये एंगल 15 है, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसा डेटा। ठीक है, तो आप थीटा 1 का वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ पे थीटा 1 लिखोगे 30 + 15 45, और थीटा 2 क्या लिखोगे, थीटा 2 ये पूरा एंगल है। ठीक है, तो 360 में से 30 घटा दो तो 330 डिग्री, तो ये यूज़ करोगे। और अब थीटा 2 आपने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया तो 330 आया है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है तो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट अगर 330 है तो क्लॉकवाइज मेजरमेंट अगर आप करोगे ये, तो इसको आप क्या बोलोगे, -30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में हमारा रूल क्या था कि थीटा 2 को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। तो अगर मैं थीटा 2 को क्लॉकवाइज मेजर कर लूँ, ठीक है, मतलब सेम यहाँ से यहाँ जाएंगे लेकिन एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज, तो बहुत छोटा रास्ता हो जाएगा, है ना। लेकिन एंगल फिर नेगेटिव में लेना पड़ेगा क्योंकि आपने कन्वेंशन का उल्टा किया। थीटा 1 को क्लॉकवाइज मेजर करना है, थीटा 2 को एंटी क्लॉकवाइज करना है। ठीक है, अब एक और इलस्ट्रेशन दे देते हैं यहाँ पे। तो इस केस में थीटा 1 थीटा के 2 की वैल्यू ये यूज़ करेंगे। ठीक है, आपका मन है ना। ओके, अब फिफ्थ में आपका मन मतलब ये थीटा 2 को आप ये लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, ओके। अब फिफ्थ पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, रॉड जो है मान लो नीचे रेफरेंस, मतलब जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है उसके नीचे, है ना। तो फिर से वही रॉड को एक्सटेंड करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इस पॉइंट से, ये है ना। अब मान लेते हैं रॉड का लोअर एंड और इस पॉइंट, सॉरी अपर एंड और इस पॉइंट के बीच का एंगल है ये कुछ मान लो 15 डिग्री, और अब ये वाला एंड, ये एंगल मान लो है 20 डिग्री। ठीक है, बस ये दोनों डेटा ले लो। ये एक्स है ऑफ कोर्स, है ना, परपेंडिकुलर को एक्स बोलते हैं, और ये आपका लाइन चार्ज है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लाइन चार्ज ये था, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट के कारण यहाँ पे फील्ड निकाल, मतलब सॉरी, हम लोग थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू तो लिखना है। फील्ड तो हमारा फॉर्मूला है ही, हमें क्या करना है, सिर्फ थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू लिखना है। ठीक है ना, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे
तो परपेंडिकुलर से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे जब तक अपर एंड ना आ जाए। याद रखना यहाँ पे अपर एंड ये वाला लाइन है, ये अपर एंड है और ये लोअर एंड है ना। रॉड का अपर एंड ये है, लोअर एंड ये है, ठीक है। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करो और एंटी क्लॉकवाइज चलो तो बहुत लंबा चलना पड़ेगा, तो उल्टा चलेंगे, ठीक है। तो उल्टा चलेंगे यहाँ से ऐसे, अपर एंड में आ गए ना, ये रेफरेंस से स्टार्ट करेंगे। रेफरेंस हमेशा परपेंडिकुलर वाला रहेगा, वहाँ से स्टार्ट किए यहाँ आ गए, तो ये क्या हो जाएगा -15। माइनस क्यों किए? क्योंकि हम लोगों ने क्लॉकवाइज मेजर किया, लेकिन θ1 एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है, ठीक है। आप अगर अपना थ्योरी देखो, θ1 आपको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, θ2 आपको क्लॉकवाइज मेजर करना है, ठीक है। सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, θ1 क्लॉकवाइज मेजर करना है, θ2 एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, ठीक है। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे तो नेगेटिव में आ जाएगा। और θ1 θ2 की बात करें तो ये रेफरेंस है, रेफरेंस से लोअर एंड तक आना है। लोअर एंड तक आने के लिए आपको 15 + 20 35 डिग्री चलना पड़ेगा। अब θ2 तो एंटी क्लॉकवाइज ही रहता है, तो +35 लेंगे, तो θ1 नेगेटिव मिलेंगे, θ2 पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप और करके -15 के बदले आप 360 में से 15 के 345 + 345 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कितने भी केसेस रहेंगे, आप ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?